संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज बाकी कोई बात करे ले पहले तो मैं आप सब मन के धन्यवाद कहना चाहता हूँ। 4000 सब्सक्राइबर हो गए हैं हमारे चैनल में, जो आप मन के सहयोग के बिना असंभव रही। तो आप मन ला गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। और आप मन के सहयोग ला इसने बनाए रखा ई कामना के साथ आज के समाचार यानी 23 जून के समाचार ला शुरू करबो। हिंदी में आता हूँ, आज के समाचार ला शुरू करत हूँ। पहला समाचार एक रिकॉर्ड को लेकर है। रिकॉर्ड जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बनाया 21 जून, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल भी 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया गया। ये इसका 7वां क्रम था। 2014 से हम योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाते आ रहे हैं। इस साल छत्तीसगढ़ में भी इसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी ली गई और ऑनलाइन या वर्चुअल रूप से अपने नाम देने को कहा गया था। ये भी एक योजना चलाई गई थी कि यदि आप फर्स्ट 100 है अपने ज़िले में तो आपको एक टी-शर्ट भी दी जाएगी। ये आपको याद होगा, हम पहले चर्चा कर चुके थे। ये अभियान इतना सफल रहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिए, इतने कि ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा सका। छत्तीसगढ़ के विभाग को, फिर चाहे वो महिला बाल विकास हो या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार हो, इन दोनों को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने का अवसर प्राप्त हो गया। 28 जिलों में लगभग 10,41,000 से भी अधिक लोगों ने अपना नाम पंजीकृत कराया और अपने योग का कौशल लोगों तक पहुंचाया ऑनलाइन माध्यम से ही सही। वैसे आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है। सरल शब्दों में मैं कहूँ तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये एक ऐसा माध्यम है जिसको हम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मान सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप, यदि आपके भीतर कोई योग्यता है, कोई यूनिकनेस है, तो उसको आप दर्ज करा सकते हैं। आपके नाम को पहचान मिलेगी, वैसे किसी रिकॉर्ड से कंपेयर करके देखा जाएगा जिसमें आप यदि बेहतर हुए तो आपका नाम भी शामिल हो सकता है। अब बात करेंगे अगले समाचार पर। अगले समाचार पर हमारे पास एक योजना है जो कि हालांकि शुरुआत में तो रायपुर जिले के लिए चालू की गई है, लेकिन देखते हैं कि क्या इसे बाकी जिलों में लागू किया जाता है या नहीं। योजना क्या है, अब समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वैक्सीनेशन की गति है उसको अब थोड़ा सा और फास्ट बनाने के लिए, थोड़ी और तेजी लाने के लिए तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं और इसी में एक वादा हुआ है रायपुर में। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने अनाउंस किया है कि रायपुर जिले का जो वार्ड सबसे पहला आएगा वैक्सीनेशन के मामले में उसे सम्मानित किया जाएगा और ये सम्मान भी छोटा नहीं होगा। 10 लाख रुपए वार्ड को मिलेंगे यदि वैक्सीनेशन में फर्स्ट आता है। दूसरे वाले वार्ड को 8 लाख रुपए और तीसरे आने वाले वार्ड को 5 लाख रुपए मिलेंगे। शायद इनाम की घोषणा सुन करके जो पार्षद हैं वो एक्टिव हों और अपने अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तेजी लाएं। ये हो सकता है। देखें इस योजना के सफल होने के क्या आसार हैं, ये तो भविष्य ही जाने। पर हम अगले समाचार की तरफ तो चल सकते हैं। तो अगले समाचार में हमारे पास एक प्रस्ताव है, प्रस्ताव फिश एक्वेरियम बनाने का। ये फिश एक्वेरियम बनाने का प्रस्ताव बस्तर में उठाया गया है या बस्तर से लाया गया है। बस्तर में जैसा कि आप सब जानते हैं इंद्रावती नदी कितनी महत्वपूर्ण है और इस नदी में तरह तरह के जलीय जीव पाए जाते हैं। फिर चाहे वो बोध मछली हो, फिर चाहे वो मगरमच्छ हो, 2 अलग अलग प्रजाति के कछुए हों, ऊद बिलाव भी बीच में देखे जाने की बात की गई थी। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके देखें तो वहाँ से मांग उठाई जानी जायज़ भी लगती है कि वहाँ एक बड़ा फिश एक्वेरियम बना दिया जाए। कैसा फिश एक्वेरियम? वैसा ही जैसा झुमका परियोजना के बाहर बनाया गया था। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम आपको याद होगा, जिसकी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, मछली के जैसे ही दिखने वाला फिश एक्वेरियम झुमका परियोजना के बाहर की तरफ बनाया गया था। ऐसे ही एक फिश एक्वेरियम बस्तर में भी इंद्रावती नदी के किनारे बनाया जाए, ऐसी मांग उठी है। चित्रकूट के आसपास इसे बनाया जाए, ये मांग है। अब देखें कब तक इसे स्वीकार किया जाता है। इसी बीच हम बात कर लेते हैं अगले समाचार। तो अगले समाचार पे हमारे पास एक क्षेत्र है नहाड़ी। नहाड़ी एक गांव है। ये गांव दंतेवाड़ा बीजापुर के बॉर्डर पर आप समझ सकते हैं। सुकमा का भी कुछ हिस्सा आप इससे जुड़ा हुआ मान सकते हैं, संबद्ध मान सकते हैं। नहाड़ी गाँव क्यों चर्चा में आया, सरल शब्दों में समझा दे रहा हूँ। नक्सली गतिविधियों को लेकर अक्सर नहाड़ी चर्चा में पहले भी रहा था। बीच में सड़क काट दिए जाने के कारण आपने इसका जिक्र समाचार पत्रों में पढ़ा होगा।
अभी यहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस एक कैंप स्थापित कर रही है। इस कैंप को बनाए जाने को लेकर विरोध प्रारंभ हो गया। ये घटना कुछ उसी तरह से है जैसे कुछ दिन पहले आप बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर सिलगेर विवाद देख रहे थे। ठीक उसी तर्ज पर नाहाड़ी में भी ग्रामीणों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि नाहाड़ी जो क्षेत्र है ये नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना रहा है। एक नक्सल कमांडर है देवा विनोद, उसका गांव कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इस गांव के जरिए ही नक्सली बीजापुर सुकमा में आसानी से आवाजाही कर लेते हैं। ये कैंप बन जाएगा तो उनको दिक्कत हो सकती है, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। ग्रामीणों का कहना है कि वो हैरेसमेंट का शिकार हो जाते हैं, इसलिए वो इस कैंप का विरोध कर रहे हैं। सच्चाई अभी ग्रामीण और पुलिस वाले बेहतर बता सकते हैं। मेरा काम था समाचार पहुंचाना, वो मैं आप तक पहुंचा दिया। आपको सिलगेर के साथ साथ अब नाहाड़ी का नाम भी याद रखना पड़ेगा, क्या पता किसी एग्जाम में पूछ ही ले। तो अब बात कर लेते हैं इसी बीच अगले समाचार पर। अगले समाचार पर हमारे पास फिर से एक अभियान है, रोका छेका अभियान 2.0। आपको याद होगा पिछले साल भी इस अभियान को बहुत तामझाम के साथ चलाया गया था। रोका छेका का मतलब है पशुओं को खेतों तक जाने से रोकना, रोकना और छेकना। और अब आप उसे रोक लेंगे तो रखेंगे कहाँ? तो आपको चारागाह भी विकसित करने पड़ेंगे ताकि वो पशु कम से कम अपने चारागाह तो प्राप्त कर सके। सुराजी ग्राम योजना के अंतर्गत चारागाह विकसित करने हैं जहां वो पशु रह सकें, उनके लिए चारा प्राप्त हो सके। इस योजना के 2 लाभ मुख्यमंत्री गिनाते हैं। पहला कि खरीफ फसल के जो खेत तैयार होते हैं उन खेतों को पशु नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में यह जितनी जरूरी है शहरी क्षेत्रों में भी दुर्घटना को रोकने के लिए उतनी ही जरूरी बताई जाती है। दूसरा, इस मौसम में खासतौर पे बरसात के मौसम में पशुओं को 2 जो रोग है वो बहुत पीड़ित करता है या प्रभावित करता है। एक गलघोटू रोग है जो पशुओं में होने वाला एक कॉमन सिम्टम है बीमारी का, वो रोग जो कि फैलती भी है। और दूसरा होता है एक टंगिया रोग जिसमें पशु चलने फिरने में असमर्थ होने लग जाते हैं या उनके खुर जो है वो खराब होने लग जाते हैं। तो इसको देखते हुए इस योजना को इस बार फिर से शुरू किया गया है। इस बार इस योजना को प्रारंभ किया जाएगा 1 जुलाई से। पिछले वर्ष ये जून माह में चलाई गई थी। इस साल ये योजना 1 जुलाई से प्रारंभ की जाएगी। कब तक के लिए अभी तक तारीख निर्धारित नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं अब हमारी निर्धारित चीज पर। चलिए, तो हमारे पास अगली निर्धारित चीज में है एक और योजना जो बस्तर में यूनिसेफ लेकर के आया है। थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। यूनिसेफ बहुत अच्छा काम कर रहा है बस्तर अंचल में। बस्तर अंचल के गांवों के लिए इस बार उसने एक और नया अभियान सोचा है। इसका नाम रखा गया है CG पंच, यानी छत्तीसगढ़ पंच। वैसे अगर देखें तो फुल फॉर्म बनता है छत्तीसगढ़ पंचायत नेटवर्क फॉर चिल्ड्रन। छत्तीसगढ़ पंचायत नेटवर्क फॉर चिल्ड्रन। अब इसका उद्देश्य क्या है और कैसे काम करेगा समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उन सबको एक साथ मिलाएगा यूनिसेफ। उस ग्राम पंचायतों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाएगा। महिला ग्राम पंचायतों को एक साथ, आदिवासी ग्राम पंचायतों को एक साथ, और जो अलग सामान्य वर्ग में है या अन्य वर्ग में है उन ग्राम पंचायतों को एक साथ। इन ग्राम पंचायतों में यूनिसेफ के सहयोग से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा में सुधार के लिए कार्य किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की जो योजना चलाई जाती है उसमें जन भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोगों का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस यही लेने का प्रयास जो है वो यूनिसेफ कर रहा है। यूनिसेफ के चलाई जाने वाली योजना बस्तर में अच्छा प्रभाव भी डालती आई हैं, तो इस योजना के संदर्भ में भी हम ऐसा मान सकते हैं। अब इसका ये पहला चरण है। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों तक भी यूनिसेफ अपनी पहुंच बढ़ाएगा, ऐसा उसने कहा है। और 1.5 लाख ग्राम पंचायत आगे चल के इस योजना में यूनिसेफ भारत भर में जब ये योजना विस्तार करेगा तो जोड़ना चाहता है। अभी हाल इसके योजना का नाम CG पंच है। किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से। और आपको याद होगा मैं कुछ दिन पहले यूनिसेफ की न्यूज़ बताते हुए छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के प्रमुख जॉब जकारिया के बारे में भी बताया था। वो नाम तो आपको याद होगा ना, तस्वीर आप देख करके रिकॉल कर लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं हम एक और अभियान की। अभियान लोन वर्रा 2.0। लोन वर्रा 2 यानी घर वापसी का अभियान। दंतेवाड़ा पुलिस ने इसे शुरू किया था। उद्देश्य था ऐसे लोग जो अपनी मूल विचारधारा छोड़ करके नक्सलवादी विचारधारा से जुड़ गए हैं उन्हें वापस आने का एक मौका देना। ये मौका उन्हें जब मिलता तो वापस आने पर उन्हें मुख्य धारा में जुड़ने के लिए जो भी मदद होती वो पुलिस वाले करने को तैयार थे। इसे पुनर्वास योजना की तरह भी देख सकते हैं। इस योजना का बहुत लाभ भी हुआ और इस योजना में जो जून 2020 में शुरू हुई थी 375 नक्सलियों ने घर वापसी भी की। इस योजना की सफलता का पहला चरण तो हमने पूरा कर लिया। अब बात आई कि पुनर्वास में और क्या क्या सुविधा दी जा सकती है जो लोग वापस लौट आए हैं।
तो अब उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि बनाने के लिए लोन वर्रा 2.0 दंतेवाड़ा पुलिस ने शुरू किया। इसमें ग्रामीण लोगों को जो कि अलग अलग गांवों में अपने अपने क्षेत्र में लौट गए नक्सलवादिता का रास्ता छोड़ करके, उन्हें बुलाया जा रहा है और वहीं उनके कार्ड वगैरह तैयार करके दिए जा रहे हैं। मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो प्रोत्साहन राशि उनको मिल रही है सीधे उनके बैंक खाते तक पहुंचाई जा रही है और ये काम पुलिस खुद कर रही है। तो अच्छी योजना है, स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। बात कर लेते हैं हम अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ में हमारे पास आरंग है। आरंग जिला रायपुर में पड़ने वाला एक ब्लॉक है। फंबलिंग, ठीक, तो पड़ने वाला एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक में बहुत सारे तालाब भी हैं। उसी में से एक तालाब है झलमला तालाब। कहते हैं इस तालाब की अभी खुदाई हो रही थी। खुदाई में जेसीबी मशीन से खुदाई होने के दौरान एक मूर्ति निकल आई। वैसे आरंग छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी के नाम पे ऑलरेडी जाना जाता है। अब खुदाई में एक मूर्ति और निकल आई है। ये मूर्ति बड़ी रोचक है और इसलिए चर्चा का विषय बन गई है। मूर्ति का ऊपरी भाग ही प्राप्त हुआ, निचला भाग पूरी तरह से खंडित है, टूट चुका है। तो ऊपरी भाग जो लगभग 2 फीट लंबा है, उस पे अगर हम आकलन करें, उसे हम देखें, जो कि आप देख भी रहे होंगे, तो ये कुछ शिव जैसे लगती है। कुछ जानकार का कहना है कि ये काली का रूप हो सकती हैं, लेकिन एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में सांप होना और सर में जटा बंधा हुआ इन्हें भगवान शंकर के भैरव रूप की तरफ ज़्यादा डिनोट कर रहा है या दर्शा रहा है। साथ ही साथ जो इतिहासविद हैं उनका मानना है कि ये 8वीं से 9वीं शताब्दी की शिव प्रतिमा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो ताला गांव में भी रुद्र शिव की एक अनोखी प्रतिमा प्राप्त हो चुकी है, जो कि पूरे भारत में और कहीं प्राप्त नहीं हुई थी। तो अब इस पे बाकी रिसर्च होनी तो बाकी है। बहरहाल आप झलमला को याद रख सकते हैं, आप इस मूर्ति को याद रख सकते हैं। सॉरी, फंबलिंग अगेन। तो हम बात कर लेते हैं इस बीच अगले समाचार पर। अगले समाचार पे हमारे पास स्वच्छ पेयजल उपलब्धता को लेकर किए गए वादे हैं। तो स्वच्छ पेयजल के लिए हर घर नल योजना, ये आपको याद ही होगा। जल जीवन मिशन, ये आपको याद होगा। लेकिन उन क्षेत्रों का क्या जहां पानी में आर्सेनिक है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज़्यादा है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे क्षेत्रों के लिए विचार करते हुए एक स्कीम और तैयार की गई। स्कीम का नाम है वाटर स्कीम। छत्तीसगढ़ के 18 चिन्हित जगहों के लिए इसे कल प्रारंभ कर दिया गया। अब इस योजना में होगा क्या, सरल शब्दों में समझा दूं। ऐसे क्षेत्र जो आर्सेनिक या फ्लोराइड की मात्रा या बहुत अधिक लोहे की मात्रा जिनमें पानी में मिली होती है, ऐसे क्षेत्रों तक नदी का जल या निकटवर्ती बांध का जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का मेन उद्देश्य यही है। अब पाइपलाइन के जरिए वो कराया जाएगा या किसी वाहन के जरिए, ये तो अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन हाँ, नदी और बांध का जल प्रोवाइड कराया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको पुराना न्यूज़ की तरफ याद दिलाता हूँ। सुपाबेड़ा आपको याद होगा, गरियाबंद का वो जिला जो कि दूषित पेयजल के कारण बहुत समस्या में रहा। राज्यपाल को खुद दखल देना पड़ा था उस क्षेत्र पे। आप याद कर पा रहे होंगे इस समाचार। कोरोना के कारण हम बहुत कुछ भूल गए, लेकिन आपको ये घटना नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे क्षेत्रों के लिए सबसे पहले इस योजना को लागू किया गया है। तो पहले पर आप जिला गरियाबंद और जिला बलौदाबाजार के भी कुछ क्षेत्रों के लिए इस योजना को शुरुआती चरण में लागू होते हुए देख पा रहे हैं। हमारे अपने जिले रायगढ़ की बात करें तो तमनार भी इसी तरह का एक क्षेत्र है जो कि इससे पीड़ित है। तो अभी गिरौदपुरी, इसके अलावा गरियाबंद का सुपाबेड़ा, इन क्षेत्रों में ये योजना लागू की जा रही है। तो अब बारी है समाचार ज़रा हटके समाचारों के क्रम में, जिसको आप पसंद भी कर रहे हैं। हमारे पास आज हटके समाचार में क्या है, हमारे पास है टोरा तेल। नाम सुना है आपने? चलिए, नहीं सुना है तो हम बताते हैं। टोरा तेल या बस्तर का कोल्ड क्रीम कह लीजिए, या मैं कहूँ महुआ के बीज से बना हुआ तेल। इसे बस्तर में या तो स्नेहक के रूप में यूज़ कर लिया जाता है, ल्यूब्रिकेंट के रूप में, साबुन बनाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है, बालों पर लगाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। कहते हैं इसका प्रभाव इतना है, इसीलिए बस्तर में लोगों के बाल जो हैं वो जल्दी से सफ़ेद नहीं होते। तो जो टोरा तेल है वो बस्तर में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है, लेकिन उसे उसका हक नहीं मिल पा रहा है। यही हमारी न्यूज़ का मोटिव है। मैं थोड़ी सी और जानकारी आपको देता हूँ, आप सुनिएगा। टोरा बस्तर का एक मुख्य वनोपज है। महुआ पेड़ के बीज से टोरा का तेल निकाला जाता है और इसका इस्तेमाल मालिश के लिए, दिया जलाने के लिए किया जाता है। अगर हम टोरा की बात करें तो सॉल्वेंट प्लांट इससे चलाए जा सकते हैं। एक सॉल्वेंट प्लांट में प्रतिदिन 100 टन टोरा की ज़रूरत पड़ती है। देश में बस्तर अकेला टोरा के उत्पादन में अपनी भूमिका निभा सकता है, 60% से अधिक योगदान देते हुए।
बस्तर के सीमावर्ती उड़ीसा में भी टोरा का उत्पादन किया जाता है। टोरा से तेल निकालने के लिए अभी तक कोई बड़ा संयंत्र वहां नहीं बनाया गया है, ये एक समस्या है। बस्तर के टोरा की अगर हम थोड़ी सी और चर्चा करें तो बस्तर का टोरा स्नेहक के रूप में गुजरात के सूरत भेजा जाता है, जहां सूत काटने की जो मशीन है उसमें इसका प्रयोग कर लिया जाता है। तो टोरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या उसे उसका मार्केट वैल्यू मिला? क्या इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, राज्य सरकार को सोचना चाहिए था। अब बात करेंगे समाचार नंबर 2 के। हट के समाचारों में अभी हमारे पास एक शख्स जिन्होंने अपने दम पर वृक्षारोपण किया और एक पूरे बंजर क्षेत्र को हरा भरा बना दिया। हरा भरा बनाने वाले इस शख्स के बारे में मैं थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ। इनका नाम है हीरा रतन थवाइट। हीरा रतन थवाइट जी शायद उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह मानते हैं कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। उन्होंने ये बीड़ा उठाया भी, और ये बीड़ा उठाते हुए उन्होंने वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ किया। अगर हम जोक नदी के क्षेत्र के आसपास जाएं तो वो काफ़ी बंजर इलाका हुआ करता था। उन्होंने तय किया कि जोक नदी के आसपास के क्षेत्र को वो वृक्षारोपण से हरा कर देंगे। उन्होंने लगातार ये प्रयास जारी रखा, लोग उनका मजाक बनाते रहे, लेकिन वो इस प्रयास से पीछे नहीं हटे। और अगर आप आज के डेट में जोक नदी के किनारे भ्रमण करने जाएंगे तो आपको एक हरा भरा क्षेत्र दिखाई देगा। हीरा रतन जैसे लोगों का हमारे छत्तीसगढ़ को धन्यवाद करना चाहिए, और ऐसे और लोग सामने आ सकें, अपने योगदान के जरिए छत्तीसगढ़ को हरा भरा कर सकें, इतनी हम कामना कर सकते हैं, और चाहें तो एक पेड़ लगा सकते हैं। तो ये था आज का समाचार। मैं जानता हूँ आज थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी आप ध्यान से सुनते रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए तो मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ। तो अब चलता हूँ, कल फिर मिलूँगा आपसे और नए समाचारों के साथ। राम राम।